हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। इस लेक्चर में मैं आपको झारखंड बजट पढ़ाऊंगा। झारखंड बजट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जेपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर जेएसएससी का। जेपीएससी में पीटी, मेंस, इवन इंटरव्यू तक ये आपके काम आएगा। अब छात्रों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि बजट किस ईयर का पढ़ना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बजट या फिर करंट अफेयर्स, इसके लिए पिछले 1-2 वर्षों के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है या इससे भी पीछे का। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस बार 11th जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें पेपर 2 में बजट से 2 क्वेश्चंस आए थे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि प्रोजेक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड या टारगेटेड जीएसडीपी क्या है एट कांस्टेंट प्राइस। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, लेकिन ये 2022 से 23 के बजट का था। मतलब पिछले बजट से भी क्वेश्चन ना पूछ करके उसके पहले का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है? इतना करने के बाद जेपीएससी ने ऑप्शंस गलत दिया था। शुरुआत में जो है इसका आंसर 4,01,997 करोड़ था। ओके, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसका सही आंसर ए होगा अगर यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस की जगह करंट प्राइस रखा जाए। ओके, जब आंसर की गलत आया तो टेलीग्राम में जो इसका सोर्स डॉक्यूमेंट है ये उपलब्ध करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल करके बहुत सारे छात्रों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था। बाद में रिवाइज आंसर जब आया तो सभी ऑप्शंस को गलत बताते हुए सभी को 2 मार्क्स दिया गया था। ओके, एक बार ये बजट का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इस क्वेश्चन पे हम लोग दोबारा आएंगे। इसी तरह बजट से एक और क्वेश्चन था, और यह भी 2022 से 23 के बजट से था। इसमें एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। इससे एक चीज तो पता चल जाता है कि पिछले वर्षों के बजट भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 2022 से 23, 2023 से 24 एवं 2024 से 25 के बजट आपको पढ़ाए जाएंगे। ओके, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझाया जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इवन जो डेटा है वो भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर बजट का जो है तैयार किया जाएगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि ये सारे कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं अच्छे से आपको याद हो जाए। ओके, अब यह 3 वर्षों का बजट एक साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये रहा इन 3 वर्षों का बजट एक साथ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 2024 से 25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट है। उसी तरह 2023 से 24 के लिए 1,16,418 करोड़, 2022 से 23 के लिए 1,01,101 करोड़। ये क्या हो गया? बजट हो गया। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब आप देखिए, 2024 से 25 के लिए 1,28,900 करोड़ का बजट है। अब ये जो अमाउंट है ये कहाँ से आएगा? तो जहां से आएगा उसको क्या बोलते हैं? रिसिप्ट बोलते हैं। रिसिप्ट दो होता है, एक रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो है 1,10,800 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट है 18,100 करोड़। ये तो हो गया बजट। कहाँ से ये बजट का अमाउंट कहाँ से आने वाला है? अब इसको खर्च कैसे करेंगे? वो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 91,832 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर 37,068 करोड़। इसी खर्च को अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें, 3 सेक्टर होता है, जनरल, सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर। तो 2024 से 25 का जो बजट है उसमें जनरल सेक्टर के लिए, सोशल सेक्टर के लिए, इकोनॉमिक सेक्टर के लिए जो अमाउंट है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस वर्ष का जो बजट है इसमें फिस्कल डेफिसिट जो एक्सपेक्टेड है वो है 9,500 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 2.02% होगा। ये एक्सपेक्टेड है। ओके, और अगर जीएसडीपी का अमाउंट देखा जाए, फिगर देखा जाए करंट प्राइस पे, ये कितना है? 4,70,104 करोड़। ग्रोथ रेट जिसको बोलते हैं आर्थिक विकास दर, ये कितना है? 9.8%। ये करंट प्राइस पर है। और अगर कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ रेट देखा जाए तो ये है 7.7%। ये एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से 2023 से 24 का बजट का जो डेटा है वो आप देख सकते हैं।
2022 से 23 का जो बजट है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो बजट का इकोनॉमिकल फाइनेंशियल डेटा होता है वो यही है। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आया? समझ में नहीं आया होगा, डोंट वरी। अगर इसी तरह से पीडीएफ ही रीड करना होता तो ये पीडीएफ मैं आपको दे देता, आप मुझसे अच्छे से जो है इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जीरो लेवल से शुरू करते हैं। और मैं यह मानकर चल रहा हूं कि बजट आपको बिल्कुल नहीं आता है, इसके डेटा को आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सारे टर्म्स को अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, एक होता है बजट और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे का कंसेप्चुअल लेक्चर भी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले हम लोग बजट देख लेते हैं। बजट जो होता है इसमें क्या है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में कहां से पैसा आने वाला है, कहां कहां कितना पैसा खर्च किया जाएगा, इसका ब्यौरा होता है। ओके, वहीं इकोनॉमिक सर्वे की बात की जाए तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर में होता है। जैसे कि इस वर्ष का जो बजट है वो 27 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया। 27 फरवरी 2024 ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? 2023 से 24 का। तो इस वर्ष का इकोनॉमिक सर्वे आएगा, लेकिन बजट आएगा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 2024 से 25 का। और इकोनॉमिक सर्वे में करंट फाइनेंशियल ईयर में जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन रहा है स्टेट का, सोशल कंडीशन क्या है, इन सब चीजों की चर्चा होती है। ओके, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। और बजट के जस्ट एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, इसका पीडीएफ आपको आसानी से झारखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट में मिल जाएगा। लेकिन इसको पढ़कर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं। ओके, बिना इसे समझे अगर आप बजट को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे, तो बस 1 से 2 दिन तक ही इन डेटा को आप याद कर पाएंगे। उससे उसके बाद क्या होगा, आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, चाहे जीडीपी, जीएसडीपी, ग्रोथ रेट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू, कैपिटल, इन सब चीजों को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सभी पॉइंट्स को, सभी डेटा को बताया जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बजट क्या होता है। ठीक है, कितना पैसा आने वाला है, कहां से आने वाला है, ये क्या है, ये इनकम है। ओके, अब इन पैसों को हम लोग कहां खर्च करेंगे, कितना खर्च करेंगे, तो ये जो प्लानिंग है यही है बजट। सपोज इस मंथ आपको गाड़ी खरीदनी है, एजुकेशन में कुछ खर्च करना है, बाहर खाना खाने के लिए आप जाएंगे तो उसका एक प्लान आपने किया है कि इतना हम लोग खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर का आपने प्लान कर लिया। अब ये जो खर्च करने वाले हैं, तो इसके लिए पैसा आपके पास आ रहा होगा तभी आपने प्लान किया। आपकी सैलरी कितनी है, हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा आने वाला होगा, तो ये आपने पहले देख लिया इनकम का सोर्स कि कहाँ कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, उसके बाद आप कहाँ कितने खर्च कर रहे हैं। तो ये जो लेखा जोखा है यही है बजट। ओके, जो पैसा आने वाला होता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट्स, प्राप्तियां, और जो खर्च किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च। तो ये प्रोजेक्टेड मतलब कितना एक्सपेक्टेड इनकम है, कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, इसका ब्यौरा होता है बजट में। ओके, अब ये जो बजट है, इस शब्द का इस्तेमाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है। तो जब बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो फिर क्या इस्तेमाल हुआ है इसके बदले में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूनियन बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट कराने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है और इसका जिक्र आर्टिकल 112 में है। वहीं जब किसी राज्य के बजट की बात होती है तो इसका जिक्र आर्टिकल 202 में मिलता है और इसकी जिम्मेदारी गवर्नर के पास होती है। ये चाहे तो किसी से भी बजट को प्रस्तुत करवा सकते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो बजट जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का ब्यौरा होता है। ठीक है, तो 3 वर्ष के बजट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो लेटेस्ट बजट है वो 2024 से 25 का है। इसी को डिटेल में बताते हुए सभी टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद जो 2 वर्ष के बजट बच जाएंगे तो उसके डेटा को समझने के, देखने के साथ जो है आप समझ जाएंगे सब कुछ। ठीक है, वहां पर एक्सप्लेन नहीं करना होगा। ओके, तो शुरू करते हैं झारखंड बजट 2024 से 25। सभी चीजों को ध्यान से सुनते चलिए, लिखने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि इसका जो नोट्स है वो आपको
अलग से पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा एप्लीकेशन में, टेलीग्राम में भी सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो आप ये पहले जान लीजिए कि झारखंड का जो पहला बजट है वो मृगेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रामेश्वर उरांव की बात की जाए तो हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी है, 2019 के लास्ट में बना था, तो उसके बाद जो पहला बजट आया वो 2020 में आया था। 2020, 21, 22, 23 एवं 24, 5 वर्ष तक झारखंड का बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। ओके, इसमें सिर्फ आपको एक चीज समझना है कि 2020 से लेकर, मतलब 2020 से 21, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, ये जो बजट है, ये जब बजट पेश किया गया तो उसमें सीएम कौन थे? हेमंत सोरेन। इस बार का 2024 से 25 का जो बजट है, इस समय सीएम कौन थे झारखंड के? चंपाई सोरेन। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा 5 वर्ष जो है ये रामेश्वर उरांव के द्वारा ही बजट प्रस्तुत किया गया। रामेश्वर उरांव के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। 2004 में इन्होंने रिजाइन दिया था और उसके बाद 2004 में जो 14th लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया, चुनाव लड़ा और ये लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से सांसद बने। 2004 से 9 तक ये जो है सांसद थे। उसके बाद 2010 से 2013 तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के चेयरपर्सन बने। ओके, फिर लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से 2019 में ये एमएलए का चुनाव जीते, एमएलए बने। ठीक है, और ये जो है झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स भी थे। तो ये रामेश्वर उरांव के बारे में हो गया। ठीक है, ये जो 3 वर्ष का बजट है इसको आप एक साथ देखिए। यहाँ पर 2024 से 25 ये 27 फरवरी को पेश किया गया था। बाकी जो पिछले 2 वर्ष के हैं 2023 से 24, 22 से 23, ये 3 मार्च को पेश किया गया। अब यहाँ पर एक चीज जो है ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस वर्ष का जो बजट है 1,28,900 करोड़, ये पिछले वर्ष के रेस्पेक्ट में 10.72% ज्यादा है। 2023 से 24 का जो बजट है 1,16,418 करोड़, ये पिछले बार के रेस्पेक्ट में, मतलब कि 2022 के रेस्पेक्ट में 15.15% ज्यादा है। और 2022 से 23 का जो बजट है वो कितना है? 1,01,101 करोड़। ओके, अब ये जो 2024 से 25 का बजट है 1,28,900 करोड़, ये पैसे कहां से आएंगे? ये जो अमाउंट है तो डेफिनेटली ये पैसे कहीं से आने वाले होंगे। ओके, तो ये आप इमेज देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इस एरिया से कितना पैसा आने वाला है या फिर इस विभाग में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे कि जो टैक्स है, स्टेट का जो अपना टैक्स है उसमें 26.53% कलेक्शन हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसमें स्टेट का जो शेयर बनता है 31.29% उससे कलेक्शन होगा। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स इन ऐड होगा वो 13.16%, कर्ज लिया जाएगा 13.96%। ठीक है, जो लोन दिया गया है उसकी जो रिकवरी होगी वो 0.09%। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो टैक्स से अलग अमाउंट है वो 14.97%। तो ये सब सोर्स हो गया जहां से पैसा आने वाला है। ओके, अब देखिए ऐसे जो है आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, ये जो अमाउंट आने वाला है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो रिसिप्ट होता है वो 2 तरह का होता है, प्राप्तियां 2 तरह की होती हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट जिसको बोला जाता है राजस्व प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट जिसको बोला जाता है पूंजीगत प्राप्तियां। तो रिसिप्ट ये 2 तरह का होता है। अब इसको समझते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है। ओके, एक आम भाषा में बस इतना समझ लीजिए कि जो रेगुलर बेसिस पर हो उसके लिए रिवेन्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जो बहुत ही बड़ा हो या फिर कभी कभी हो उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, चाहे रिसिप्ट्स की बात कर लें चाहे एक्सपेंडिचर की बात कर लें। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उससे स्टेट का जो पैसा आएगा। ठीक है, कोई कंपनी है स्टेट गवर्नमेंट की उसमें जो प्रॉफिट होगा स्टेट को। ठीक है, किसी फर्म पर, किसी इंडिविजुअल पर ये पेनाल्टी लगाती है, चालान काटा जाता है, तो ये सब से जो पैसा आएगा वो हो गया रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, इसका शेयर बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। या फिर
जो कर्जा लिया गया है वो कैपिटल रिसिप्ट हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है इसको कंप्लीटली बेच दिया गया, वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। अब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये दो तरह का होता है, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसमें झारखंड गवर्नमेंट का शेयर जो बनता है वो हो गया स्टेट्स शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, एक ये। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का अपना टैक्स, स्टेट्स ऑन टैक्सेस, ये दोनों किस में आ जाएगा, टैक्स रिवेन्यू में। नॉन टैक्स रिवेन्यू में सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मदद मिलेगी, जो अनुदान दिया जाएगा वो आता है, और इसके अलावा जितने भी नॉन टैक्स मनी है वो सभी इसमें आ जाएगा। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स का ये दो पार्ट हो गया। ओके, अब कैपिटल रिसिप्ट की बात की जाए तो कैपिटल रिसिप्ट में जो कर्ज लिया जाएगा, बोरोइंग, ये हो गया। जो लोन दिया गया था उसकी जो रिकवरी हो रही है वो भी कैपिटल रिसिप्ट में ही आएगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि किस तरह से ये डिवाइड हो रहा है। अब इसके फिगर को हम लोग देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट ये कितना है, 1,10,800 करोड़। ये क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है, ठीक है। 1,10,800 करोड़। लास्ट में पूरा का पूरा जो डेटा है एक साथ रख करके रिवाइज करवाया जाएगा, तो चिंता नहीं करना है कि आपको क्या याद करना है, याद नहीं करना है, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप समझते चलिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ये कितना है, 1,10,800 करोड़। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है टैक्स रिवेन्यू, दूसरा होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रिवेन्यू है 57.82%, नॉन टैक्स रिवेन्यू है 28.13%। टैक्स में दो तरह का टैक्स होता है, एक स्टेट का अपना टैक्स, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, उसमें स्टेट का शेयर कितना बनता है। तो सेंट्रल टैक्स के सेंट्रल टैक्स में स्टेट का जो शेयर है वो है 31.29%, और स्टेट का अपना टैक्स 26.53%। फिगर ये जो अमाउंट है जो आप देख रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू 74,538 करोड़, ये याद नहीं करना, परसेंटेज याद कीजिए। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू में स्टेट का जो अपना नॉन टैक्स है वो 14.97% हो गया, और जो अनुदान मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से वो 13.16% है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या था, 1,10,800 करोड़। ओके, टैक्स रिवेन्यू 57.82%, नॉन टैक्स रिवेन्यू 28.13%। तो ये क्या है, 86% ऑफ द बजट, बजट का 86% पैसा रिवेन्यू रिसिप्ट से ही आएगा। कैपिटल रिसिप्ट 18,100 करोड़ है, जिसमें बोरोइंग कितना है 14%, और लोन्स की रिकवरी इससे 0.09% आएगा, मतलब 100 करोड़ के आसपास। तो जो बजट का अमाउंट है उसका 86% रिवेन्यू रिसिप्ट है और 14% कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर। अब ये देखिए पैसा कहां से आ रहा है, अब इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि सभी चीजों के बारे में आप जान गए हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि पैसा कहां से आ रहा है। अब देखते हैं ये जो पैसा है, ये जो अमाउंट है, ये हम लोग खर्च कहां करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जेपीएससी में आया था कि पैसा जो खर्च हो रहा है उसका कितना परसेंट एजुकेशन में खर्च हो रहा है 2022 से 23 के लिए। तो ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आपको लग रहा है। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अगर आप सभी याद कर लें सभी को तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे कम से कम एजुकेशन का फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ठीक है। फिर वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर हो गया, इसका अमाउंट आपको याद करना है। एग्रीकल्चर के लिए हो गया, ठीक है, एनर्जी के लिए हो गया, तो ये सब अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये सारा जो आप फिगर देख रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। सारा बजट जो है, बजट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट का, उसी से लिया गया है। किसी भी बुक का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। ओके, तो ये पैसा कहाँ जाने वाला है। अब इसी को अगर हम लोग डिवाइड करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, खर्च ठीक उसी तरह से दो पार्ट में डिवाइड होता है जैसे कि रिसिप्ट था। ओके, तो दो तरह का खर्च होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। ओके, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इसको आम भाषा में आप ऐसे समझिए कि आप जो है सैलरी आपके पास आती है, ठीक है, तो घर का जो राशन चलेगा, मतलब दिनचर्या की जो खर्चे हैं वो आ जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, राशन लाना है, पानी का खर्च हो गया, ठीक है, आप ऑफिस जाएंगे उसके आने जाने का जो किराया है, तो ये सब क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेगुलर बेसिस पर ये होना ही है। लेकिन आप जो है गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो गाड़ी क्या आप बार बार खरीदेंगे, 2-3 साल 5 साल में एक बार खरीदेंगे। आपको घर खरीदना है, जमीन खरीदनी है,
तो ये सब क्या है, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कभी कभी होगा। और अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एसेट का काम करेगा बाद में, आप चाहें तो इसको बाद में बेच सकते हैं। आप अगर ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो बाद में जो आपके लिए एसेट का काम करेगा, आप बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जमीन खरीदते हैं, जमीन आपको बाद में काम देगा, आप चाहें तो उसको बेच सकते हैं, उसमें और भी कुछ काम कर सकते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये एसेट के रूप में काम करता है स्टेट के लिए बाद में। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हाईवे हो गया, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सभी इसी में आएगा। ओके, अब इसमें कितना कितना अमाउंट है ये देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 लाख, बजट जो है 1,28,900 करोड़, इसमें से 91,832 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि बजट का 71% है। और 33,068 करोड़ रुपए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि बजट का 29% है। इसी को अगर हम लोग सेक्टर वाइज डिवाइड करें, सेक्टर 3 होते हैं, जनरल सेक्टर, सोशल सेक्टर एंड इकोनॉमिकल सेक्टर। ओके, या इकोनॉमिक सेक्टर। तो ये होता क्या, पहले इसको समझिए। कोई भी वेलफेयर लाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू जिससे आम नागरिकों को फायदा मिले, जैसे अभी जो स्कीम लॉन्च हुआ है मैया सम्मान योजना, तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियल मदद दी जा रही है ना, तो इसमें जो पैसा आया, ओके, उसको अगर हम लोग कैटेगरी में रखें तो कौन सा कैटेगरी में ये रखा आएगा, सोशल सेक्टर में। ओके, उसी तरह से वैसा कोई खर्च जिससे स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ठीक हो जाए, वो इकोनॉमिक सेक्टर में आएगा, आर्थिक क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा बाकी जो खर्च होते हैं वो सामान्य क्षेत्र में रखे जाते हैं, सामान्य प्रक्षेत्र में रखे जाते हैं। ओके, तो जनरल सेक्टर का जो अमाउंट है वो कितना है, 37,124 करोड़। सोशल सेक्टर का अमाउंट 45,377 करोड़। इकोनॉमिक सेक्टर का अमाउंट कितना है, 46,399 करोड़। आप इसको परसेंटेज में याद रखिए और फिगर में, दोनों में याद रखना है। सबसे ज्यादा खर्च किस में हो रहा है, इकोनॉमिक सेक्टर में, उसके बाद सोशल, फिर जनरल। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो समझा, क्या क्या क्लियर हो गया है, बजट क्लियर हो गया, रिसिप्ट क्लियर हो गया, एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और इसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो डेटा आपको याद रखना होता है। फिजिकल डेफिसिट, जीएसडीपी और जीएसडीपी ग्रोथ रेट। जीएसडीपी ग्रोथ रेट को कांस्टेंट और करंट प्राइस में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग यही देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट, जीएसडीपी देखेंगे। फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, इस इमेज को आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है। ओके, तो जब भी एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स के कंपेयर में ज्यादा हो जाए, इनकम कम है, खर्च ज्यादा है, तो उसी को बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो जीएसडीपी है, जब हम लोग यूनियन की बात करेंगे तो जीडीपी, और जब स्टेट की बात करेंगे तो जीएसडीपी। ओके, तो जीएसडीपी के परसेंटेज के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। अगर आपको कहा जा रहा है कि फिजिकल डेफिसिट 3% है, इसका मतलब ये हुआ कि जीएसडीपी का 3% है फिजिकल डेफिसिट। ओके, और पहले क्या था कि जीएसडीपी के 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राजकोषीय घाटा बोलते हैं इसको। जीएसडीपी के 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब इसको 3% किया गया है कि 3% से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना कम हो उतना बढ़िया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, इनकम कम होगा, तो फिर लोन का अमाउंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2024 से 25 का जो बजट है, इसमें एक्सपेक्टेड, बजट में सभी एक्सपेक्टेड ही रहेगा, तो एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा 9,500 करोड़, 2.02% ऑफ जीएसडीपी, ये एक्सपेक्टेड है। ओके, इसके बाद आता है जीडीपी। तो जीडीपी ये है क्या, इसको समझने के लिए आप जो है ऐसे इसको समझिए। इसमें 4 पॉइंट है, राजनीतिक सीमा, अंतिम मूल्य, वस्तु एवं सेवा, एक वित्तीय वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया, जीडीपी में दोनों चीज आता है, प्रोडक्ट भी आते हैं, इसको गुड्स बोला जाता है, गुड्स भी आता है, और सेवाएं भी आती हैं, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों चीज इसमें आता है। किसी भी एरिया में कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, वही होता है जीडीपी। इसमें पॉलिटिकल बाउंड्री देखा जाता है, ना कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री। अगर इंडिया में कोई फ्लाइट सर्विस है और ये सर्विस दूसरे कंट्री तक जाती है, ओके, तो ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री में इसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया से ये सब कुछ हो रहा है, तो इंडिया में इस सर्विस को ऐड किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर कहा गया पॉलिटिकल बाउंड्री। ओके, अब यहाँ पर अंतिम मूल्य जो है, इसका मतलब क्या है,
अगर कोई कंपनी कंप्यूटर बनाती है, ओके, तो कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनल जो सिस्टम बन रहा है, जो कंप्यूटर बन रहा है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है उसको कंसिडर किया जाएगा, ना कि उसके पार्ट्स के प्राइस को कंसिडर किया जाएगा। इसलिए अंतिम मूल्य देखना है। ओके, अगर कोई कंपनी पूरे घर को बनाकर दे रही है तो घर का जो मार्केट वैल्यू है वो कंसिडर किया जाएगा, ना कि उसमें इस्तेमाल होने वाले ईंटों का प्राइस कितना है, सीमेंट का प्राइस कितना है ना, ये सब काउंट नहीं होगा। वस्तु एवं सेवा दोनों चीज होता है इसमें, प्रोडक्ट भी होता है, सर्विसेज भी होता है। और ये जो कैलकुलेशन होता है ये एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। 4 कंडीशन लिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए इसको क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। पहला कंडीशन ये है कि भारत का रहने वाला एक नागरिक है, इसका नाम है इरफान। अब ये क्या किया, ये भारत से दूर चला गया दूसरे कंट्री में, दुबई में। दुबई में इसने एक अपनी छोटी सी कंपनी की शुरुआत की। अब वहां पर उत्पादों को ये बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर उसको बेचकर जो पैसा कमा रहा है, मान लीजिए 10,000 रुपये ये कमा रहा है भारतीय रुपए में, वो पैसा अपने घर, अपने परिवार के पास भारत में भेज रहा है। इसमें क्या था, इसने प्रोडक्ट बनाया दुबई में, ओके, बेचा दुबई में, लेकिन उससे जो पैसा आया वो पैसा कहां भेज दिया है, भारत में, ठीक है। बस इतना भी सुनिए। दूसरा कंडीशन है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है, ये एक गाड़ी बनाती है, 4 व्हीलर गाड़ी, जिसका मार्केट वैल्यू कितना है, 50,000 रुपये। तीसरा कंडीशन है, एक कंपनी, एप्पल कंपनी मान लीजिए, एप्पल कंपनी मोबाइल बनाती है, इसका उत्पादन जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, भारत में हो रहा है, जिसका मार्केट वैल्यू क्या है, 40,000। ओके। चौथा कंडीशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये अपनी बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं, जिससे इसे 10,000 रुपये मिलता है। ओके, तो इसको सर्विसेज के लिए 10,000 रुपये मिल गया। अब हमें देखना है कि जीडीपी कितना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि जो जीडीपी है, एक एरिया में कितना प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या फिर कितना सर्विसेज है, उसका मार्केट वैल्यू ही जीडीपी होता है। ओके, तो पहला जो कंडीशन था, दुबई में जो प्रोडक्ट बनाया गया उसे बेचकर जो अमाउंट मिला वो इंडिया भेजा गया। ये प्रोडक्ट कहां बना है, दूसरे कंट्री में, ओके, इंडिया में ये नहीं बना है। वहां से जो इनकम मिला वो भेजा गया इंडिया में, तो इसे काउंट हम लोग नहीं करेंगे। प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो दुबई के लिए जीडीपी का काम करेगा, ना कि इंडिया के लिए, तो ये ऐड नहीं होगा। दूसरा क्या था, टाटा मोटर्स के द्वारा जो गाड़ी बनाई गई वो इंडिया में ही बनाई गई, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 को कंसिडर किया जाएगा। एप्पल कंपनी के द्वारा जो मोबाइल बनाया गया ये इंडिया में ही बनाया गया, इसलिए इसके मार्केट वैल्यू 40,000 को कंसिडर किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो सर्विसेज है ये इंडिया में ही दी गई, ओके, तो इसका जो अमाउंट है ये भी ऐड किया जाएगा। तो जीडीपी ऑफ इंडिया कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखेंगे हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। कितना हो गया ये, 1,00,000 रुपए। अच्छा, क्या होगा अगर ये जो पहला कंडीशन का अमाउंट आप ऐड करेंगे, तो एक होता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, तो इसमें क्या है कि ओवरऑल इंडिया को कितना फायदा हो रहा है ये देखा जाता है। पहला कंडीशन से इंडिया को अमाउंट मिल रहा है तो ये ऐड किया जाएगा। दूसरा कंडीशन में टाटा मोटर्स कंपनी बना रही है इंडिया में ही रहेगी क्योंकि यहीं की कंपनी है, इसका अमाउंट ऐड होगा। तीसरा जो कंडीशन था, एप्पल कंपनी ये भले प्रोडक्ट यहां बना रही है लेकिन ये कंपनी दूसरी है, मतलब दूसरे कंट्री की है, ये पैसा वहां जाएगा, तो ये ऐड नहीं होगा। तीसरा, ये चौथा जो कंडीशन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्विस, ये भी इंडिया में ही है, तो इसका भी जो अमाउंट है वो ऐड होगा। तो जीएनपी जो है, ग्रॉस नेशनल इनकम, ये कितना हो जाएगा, 70,000। तो ये डिफरेंस होता है जीडीपी और जीएनपी में। जीडीपी आप समझ गए होंगे, है ना, एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज हैं उसके मार्केट वैल्यू को, भले उससे प्रॉफिट कितना मिला है वो हमें नहीं देखना है, ओवरऑल मार्केट वैल्यू जो है उसी को बोलते हैं जीडीपी। यूनियन की बात करेंगे तो जीडीपी, और स्टेट की बात करेंगे तो जीएसडीपी, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस। ओके, ये क्या होता है, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस ये क्या होता है, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके, 2022 से 23 की बात की जाए, वर्ष 2022 से 23 में एक आदमी क्या करता है, घड़ी बनाता है, क्लॉक, वॉचेस, ये 520 घड़ी बनाता है। एक घड़ी का जो मार्केट वैल्यू है वो है 100 रुपए। तो हम ये मान लें कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है बस यही और कुछ नहीं है, तो जीडीपी कितना हो जाएगा,
इसका मार्केट वैल्यू पकड़ना है, 500 पीस इंटू 100 कितना हो जाएगा 50,000, तो जीडीपी कितना हो गया 50,000 हो गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट ईयर, मतलब कि 2023 से 24। इसमें क्या हो रहा है कि किसी कारण से महंगाई बढ़ गई है। ओके, महंगाई बढ़ने के कारण क्या हो गया कि काम जो है कम हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को निकालना पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी भी हुई। तो पहले पिछले साल जो 500 घड़ियों का निर्माण किया गया था, इस वर्ष कम हुआ, मात्र 400 घड़ियों का निर्माण किया गया, 100 घड़ी कम हुआ, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे, अब क्या है, इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण एक घड़ी का जो प्राइस है वो हो गया है 150 रुपए, बढ़ाना पड़ गया, ठीक है। तो एक घड़ी का मार्केट वैल्यू अब 150 रुपए, पिछले बार कितना था 100 रुपए। तो अब हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 150, जीडीपी कितना हो गया 60,000। अब इसको समझिए, पिछले साल मतलब 2022 से 23 में जीडीपी आया था 50,000, इस वर्ष क्या हुआ जीडीपी आया 60,000। लेकिन इस वर्ष क्या है, महंगाई बढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट कम बना है, पिछले बार के रिस्पेक्ट में 100 घड़ियों का निर्माण कम हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई है ना। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि जीडीपी ज्यादा है तो इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार हुआ, ये आपको पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चला, क्योंकि हमने जो मार्केट वैल्यू कंसिडर किया है वो करंट कंसिडर किया, करंट में क्या वैल्यू है उसको हमने लिया, इसलिए हमें इसका आइडिया नहीं मिलेगा कि इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना हुआ नहीं हुआ। ओके, इसीलिए क्या किया जाता है कि एक ईयर को फिक्स कर लिया जाता है कि ये हमारा बेस ईयर है, ठीक है। उस ईयर के हिसाब से ही उस समय जो मार्केट वैल्यू था उसी हिसाब से सभी जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब हम लोग यहां पर क्या देखते हैं, अगर इसको पिछले बार के रिस्पेक्ट में 2022 से 23 के रिस्पेक्ट में अगर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है, इसको देखिए। अभी क्या है 60,000 है, पिछले बार के रिस्पेक्ट में हम लोग मार्केट वैल्यू लेंगे एक घड़ी का 100 रुपए, तो 400 इंटू 100 कितना हो गया 40,000, मतलब जीडीपी कम हुआ है। ओके, ये कहलाया रियल जीडीपी। आप सुनेंगे कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आपको लग रहा हो कि किस तरह का एग्जांपल है, लेकिन फाइनली जो टर्म निकल करके आया है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ये सब मेंशन किया जाता है। इकोनॉमिकल सर्वे हो गया, बजट हो गया, और ये टर्म्स आप अब समझ गए होंगे आप, है ना। तो रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है कि एक ईयर को हम लोग फिक्स कर देते हैं जिसको बोलते हैं बेस ईयर, करंट प्राइस में जो करंट मार्केट वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाता है। ओके, ठीक है। जैसे अभी अगर आप पढ़ेंगे कि जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे इतना है, इसका मतलब ये हो गया कि वर्ष 2011 से 12 में जो मार्केट वैल्यू था उसको कंसिडर किया जा रहा है, 2011 से 12 को अभी फिक्स करके रखा गया है, ठीक है, बेस ईयर के रूप में, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया जीडीपी। अब जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो गया, पिछले बार कितना था जीडीपी, ये 50,000, इस वर्ष कितना है 40,000। तो अगर हम लोग ग्रोथ रेट निकालें तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंस देखेंगे, 40,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा, ये आ गया -10,000 आ गया ना, -10,000, -10,000 को डिवाइड करेंगे हम लोग 50,000 से, तो ये कितना आ जाएगा, और परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। ये 20% माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव ग्रोथ रेट, का मतलब ये हुआ कि पिछले बार के रेस्पेक्ट में इस बार जीडीपी कम है, ये हुआ माइनस का मतलब। जब कोविड का टाइम आया था तो सभी जगह का, इवन यूनियन का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव गया था, झारखंड का भी गया था। तो नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, उसमें सारी कंपनियां बंद थी, प्लांट बंद थे, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, इसलिए प्रोडक्शन नहीं हुआ, सर्विसेज अवेलेबल नहीं था। तो पिछले बार के रिस्पेक्ट में, मतलब कोविड के पहले के रिस्पेक्ट में नेगेटिव चला गया था ग्रोथ रेट। ओके, तो यही होता है ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, पिछले बार के रिस्पेक्ट में जीडीपी की स्थिति क्या है, कम हुआ है, ज्यादा होता है, ज्यादा है, उसी की जानकारी मिलती है जीडीपी ग्रोथ रेट से। ओके, ये पूरा का पूरा टेक्निकल टर्म्स आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बार फिर से 2024 से 25 का जो बजट है इसके फिगर को हम लोग देखते हैं। 2024 से 25 का जो बजट है वो कितना है, 1,28,900 करोड़ रुपए। इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 1,10,800 करोड़। ओके, रिवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रिवेन्यू है 57.82%, नॉन टैक्स रिवेन्यू है 28.13%। कैपिटल रिसिप्ट कितना है 18,100 करोड़। ओके, रिवेन्यू रिसिप्ट 86% है, कैपिटल रिसिप्ट 14% है। कैपिटल रिसिप्ट में
बोरोइंग कितना है 14%, रिकवरी ऑफ लोन कितना है 0.09%। ओके, एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 71% है, 91,832 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर 29% है, 37,068 करोड़। ओके, इसी को सेक्टर वाइज देखेंगे तो जनरल सेक्टर, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर के लिए 28.8%, 35.2%, 36%। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंडिचर। ओके, इसके बाद 2024 से 25 का जो बजट है इसमें फिजिकल डिफिसिट एक्सपेक्टेड कितना है, जीएसडीपी का 2.02%, और अमाउंट कितना हो जाएगा 9,499.68 करोड़। इसको आप अप्रोक्स में 9,500 करोड़ याद कर सकते हैं। ओके, परसेंटेज और फिगर दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, अब जीएसडीपी कितना है, स्टेट की बात की जाएगी तो जीएसडीपी कहलाएगा। जीएसडीपी एट करेंट प्राइस ये मेंशन किया गया है बजट में, तो ये आपको याद रखना है 4,70,103.54 करोड़। ये क्या हो गया, जीएसडीपी एट करेंट प्राइस हो गया 2024 के 2024 से 25 के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था 2022 से 23 के लिए जेपीएससी में। ठीक है, तो अब जो है हम लोग कंबाइंड रूप से सभी डेटा को देखते हैं एक एक करके। यहां से आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, जितना एग्जांपल देना था वो आपको मैं दे चुका हूं, आप समझ गए होंगे सभी चीजों को। ओके, अगर मैं आपको कुछ भी बोलूंगा, अगर बोल रहा हूं मैं ग्रोथ रेट, तो आप समझ जाएंगे ग्रोथ रेट क्या होता है। ठीक है, तो यहां से सभी पॉइंट्स को याद रखना है। ये देखिए, ये एक पेज में मेंशन किया गया, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पर 2024 से 25 के लिए बजट कितना, 1,28,900 करोड़। 2023 से 24 के लिए बजट 1,16,418 करोड़। 2022 से 23 के लिए बजट कितना, 1,01,101 करोड़। ओके, उसके बाद 2024 से 25 का रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट है 86%, कैपिटल रिसिप्ट है 14%। 2023 से 24 के लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है 84%, कैपिटल रिसिप्ट है 18,081%, सॉरी 16%। 84% हो गया 2023 से 24 के लिए, और 16% हो गया ये कैपिटल रिसिप्ट ना, समझ गए होंगे आप। 2022 से 23 के लिए रिवेन्यू रिसिप्ट है 82%, और कैपिटल रिसिप्ट है 18%। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर जो है 2024 से 25 के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 91,832 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 37,068 करोड़। 23 से 24 के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 84,676, कैपिटल एक्सपेंडिचर 31,742 करोड़। 2022 से 23 के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 76,273 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 24,828 करोड़। ओके, इसी तरह से जनरल सेक्टर, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर का ये अमाउंट लिखा हुआ है। अब ये जो लास्ट चार अमाउंट आप देख रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट, जीएसडीपी एट करेंट प्राइस, ग्रोथ रेट एट करेंट प्राइस, ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइस, ये बिल्कुल याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। ओके, 2024 से 25 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है ये 2.02% है जीएसडीपी का। ओके, फिगर में कितना हो जाएगा 9,500 करोड़। 2023 से 24 का जो फिजिकल डेफिसिट है ये 2.76% है जीएसडीपी का, 11,675 करोड़। 2022 से 23 का जो फिजिकल डेफिसिट है ये जीएसडीपी का 2.81% है, 11,286 करोड़। एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि 23 से 24 में एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट कितना था और एक्चुअल कितना था, क्योंकि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली बजट में जो एक्सपेक्टेड है, जो वहां पर मेंशन किया गया था, उसी के अनुसार बताया जाए, उसी के अनुसार पूछा जाएगा। अगर दोनों को मैं साथ में बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कितना था इकोनॉमिक सर्वे में, फिर कितना वैल्यू आया, तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। यहाँ बजट का अमाउंट है तो सिर्फ और सिर्फ बजट का अमाउंट ही आप याद कीजिए कि कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट मेंशन किया गया है सभी ईयर के बजट में। ओके, इसी तरह से जीएसडीपी की बात करें, ये जीएसडीपी का क्वेश्चन आ चुका है, करंट प्राइस में मेंशन किया गया है बजट में। तो 2024 से 25 में जो जीएसडीपी एट करंट प्राइस
एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। 4,70,104 करोड़। ओके, 2023 से 24 में जो जीएसडीपी है वो है 4,23,289, और 2022 से 23 में जो जीएसडीपी है करंट प्राइस, ये 4,01,997। क्वेश्चन इसी का आया था, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में करंट प्राइस की जगह कांस्टेंट प्राइस दिया गया था। कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ग्रोथ रेट देखते हैं। ग्रोथ रेट करंट प्राइस पे होता है और कांस्टेंट प्राइस पे होता है, ठीक ना, ये सभी एक्सपेक्टेड है। तो 2024 से 25 में जो ग्रोथ रेट है वो 9.8% है करंट प्राइस पे, कांस्टेंट पे ये 7.7%, दोनों याद रखना है, ठीक है। 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। ये चार जो लास्ट का है ना, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। उसी तरह से 2023 से 24 का जो ग्रोथ रेट है ये 11.06% है करंट प्राइस पे, और कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ रेट कितना है, 7.1%। 2022 से 23 में जो ग्रोथ रेट है करंट प्राइस पर वो है 10.72%, और कांस्टेंट प्राइस पे ये है 6.8%, ठीक है। जैसा यहां पर लिखा हुआ वैसा ही आपको याद करना है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं करना है। किसी भी बुक में आप देखते हैं कोई फिगर मैच नहीं करना, बुक को अवॉइड कीजिए, ठीक है। आधा से ज़्यादा आपको गलती मिलेगा जब इस फिगर की बात करेंगे, या फिर एक्सप्लेन किया हुआ नहीं मिलेगा कि अगर वो 9.8 लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, 7.7% लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो पहले क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, जो 11 जेपीसी में क्वेश्चन आया था पीटी में। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ जीएसडीपी फॉर कांस्टेंट प्राइस एज पर बजट ऑफ झारखंड फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। देखिए कांस्टेंट प्राइस जो फिक्स किया गया वो 2011 से 12 पर फिक्स किया गया, ये बेस ईयर है, ठीक है। अभी ये चेंज नहीं हुआ है और अभी नहीं होगा, क्लियर। तो यहां पर जो हम लोगों ने पढ़ा है 2022 से 23 के लिए, वो पढ़ा है कि करंट प्राइस पे 4,91,997 करोड़ है, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कांस्टेंट प्राइस पे, और इसका जब आंसर की दिया गया तो आंसर में क्या था, पहला ऑप्शन, मतलब 4,01,997, जो कि करंट प्राइस पे जीएसडीपी है, ना कि कांस्टेंट प्राइस पे। ये तो गलत हो गया। इसीलिए जब बाद में रिवाइज आंसर की आया तो फिर सभी को 2 नंबर दिए गए थे। ओके, ये बजट का डॉक्यूमेंट मैंने टेलीग्राम में सेंड कर दिया था और बताया था कि ये सारे ऑप्शंस गलत होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सभी बजट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अदर देन फाइनेंशियल डेटा। ये हम लोगों ने जो देखा ये फाइनेंशियल डेटा था ना। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कॉलेज है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो उससे संबंधित बजट में क्या मेंशन किया गया है, ये सब भी क्वेश्चन में आता है। तो बजट वाइज हम लोग ईयर वाइज देखेंगे। सबसे पहले 2024 से 25, ठीक। तो 2024 से 25 का जो बजट है वो कितना है, 1,28,900 करोड़। ये खर्च कहाँ होगा, ये क्वेश्चन आता है कि कितना डिपार्टमेंट में कितना परसेंट बजट का अमाउंट जो है खर्च किया जाएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा ये 2024 से 25 का बजट, ये खर्च होगा रूरल डेवलपमेंट में, पंचायती राज जिसमें शामिल है, 14.35%। ओके, उसके बाद एजुकेशन में 11.42%, ठीक है। इसके बाद हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर 9.24%। ओके, इसके बाद वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर 8.96%। इसके बाद लैंड रिवेन्यू, लेबर टूरिज्म, आईटी एंड अदर्स 7.84%। ओके, फिर पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 7.39%, क्लियर। एनर्जी में 7.28%, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स 7.05%। इसके बाद पेंशन देने के लिए 6.78% खर्च किए जाएंगे, बजट का अमाउंट जो होगा। ओके, फिर इंटरेस्ट 5.47%, ये 10वां नंबर हो गया। और क्या क्या है इसमें, इसके बाद हो जाएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 5.31% खर्च होगा। ओके, इसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट में 5.19%, फिर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग में 2.66%, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट में 1.06%। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो बजट का अमाउंट है इस तरह से खर्च होने वाला। अब इसमें 2-3 डिपार्टमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, जैसे कि एजुकेशन का हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट का हो गया, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर। ओके,
फिर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसमें कितना खर्च हो रहा है ये आपको याद रखना है। ओके, अब और भी जो सेक्टर वाइज इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको समझते हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, देखिए यहाँ पर इसका फिगर भी लिखा हुआ है कि इस डिपार्टमेंट में या फिर इस सेक्टर में कितना अमाउंट खर्च होने वाला। तो ये अमाउंट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि किसी सेक्टर से संबंधित कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट को मेंशन किया जा रहा है, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस सेक्टर में कितना खर्च हो रहा है, लेकिन ये याद नहीं रखना है, ये बस आपके जानकारी के लिए है। ओके, तो कृषि से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। ओके, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत पहले क्या होता था, 50,000 रुपए जो है किसानों के कर्ज को माफ किया जाता था। अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, 2 लाख रुपए किया जा रहा है, 2 लाख रुपए तक जो है ये अमाउंट माफ कर दिया जाएगा। ये जो योजना झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, इसकी शुरुआत 2021 में ही हुई है, 1 फरवरी 2021, ठीक है। उसके बाद पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित एक चीज आपको याद रखना है कि हर वर्ष जो है वित्त आयोग से अनुदान मिलता है पंचायती राज के लिए। तो अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, तो 15वां वित्त आयोग से झारखंड सरकार को पंचायती राज के लिए 1385 करोड़ मिलेगा। अब इस 1385 करोड़ को 30% जो है जलापूर्ति में खर्च किया जाएगा, 30% स्वच्छता पर, और बाकी के जो 40% बचेंगे उसे स्थानीय योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। ओके, अब इसमें भी जो 3 टियर है वो भी डिवाइड होता है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद क्या होता है पंचायत समिति, फिर जिला परिषद होता है। तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत में खर्चा होगा, मतलब सारा फंड उसको मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत पंचायत समिति और फिर जिला परिषद को मिलता है, ठीक है। पंचायती राज में कितना फिगर, कितना अमाउंट मिलने वाला है ओवरऑल, ये आपको याद नहीं करना है, बस ये जो पॉइंट मैंने बताया परसेंटेज वाला वो याद रखिए, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत की जाएगी 2024 से 25 में। तो इसकी घोषणा की गई है। ये है क्या मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, इसमें जो इंजीनियरिंग होता है ये 2 तरह का होता है, एक डिप्लोमा, दूसरा डिग्री। ओके, जो डिप्लोमा वाले होते हैं जैसे पॉलिटेक्निक से जो करेंगे उसको डिप्लोमा बोला जाता है, वो जूनियर इंजीनियर बनते हैं। ओके, तो जो डिप्लोमा करेंगे उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, और जो डिग्री करेंगे उनको 30,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, मुंडा मानकी छात्रवृत्ति योजना, इसकी घोषणा की गई है। ये छात्राओं के लिए है, ध्यान रखना है, ये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। ओके, इसके बाद बीआईटी सिंदरी में स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जाएगी। ये है क्या, ये बस स्टार्टअप हो गया, और जो इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस को बढ़ावा देना है, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, तो ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, स्टूडेंट के प्रति इसमें इंटरेस्ट आ जाए, तो इसके लिए इसकी स्थापना की जाएगी। ये कहाँ होगा, बीआईटी सिंदरी में, झारखंड का एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, फिर ऊर्जा विभाग में 2 पॉइंट है। पहला ये है कि 2022 में ये कहा गया था बजट के समय कि 100 यूनिट बिजली जो है ये माफ कर दिया जाएगा। ओके, 100 यूनिट बिजली माफ कर दिया जाएगा। 2024 से 25 में 125 यूनिट इसको किया गया, 2024 से 25 में। हालांकि इसकी घोषणा पिछले वर्ष ही हुई थी, लेकिन इस बजट में इसको फाइनल कर दिया गया कि 125 यूनिट जो बिजली है ये मुफ्त दिया जाएगा, और फाइनली 2024 के ही जून में इसे 200 यूनिट कर दिया गया। तो अभी ये कितना है, 200 यूनिट है। जब शुरुआत किया गया था 100 यूनिट हुआ था। ओके, फिर प्रस्ताव रखा गया 125 करने का, और अब ये 200 हो गया है, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है, गिरिडीह के कुछ हिस्सों को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना था, कुछ हिस्सों को, कंप्लीट गिरिडीह को नहीं। लेकिन अब क्या है कि कंप्लीट गिरिडीह, पूरे जिला को इसमें शामिल किया गया है, पूरे जिला को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये 2024 से 25 में कहा गया। ओके, इसके बाद नमामि गंगा परियोजना में गंगा नदी एवं इनकी जो सहायक नदियां हैं इसको शामिल किया जाता है। दामोदर जो है हुगली की सहायक है, हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की, तो माना जाता है कि दामोदर भी गंगा की सहायक है। ओके,
अब दामोदर नदी के 3 क्षेत्र, बोकारो का फुसरो, रामगढ़ और धनबाद, यहाँ पर जो है सफाई अभियान के लिए, सफाई करने के लिए सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी। ओके, ये जो इस वर्ष का बजट है 2024 से 25, इसमें एक खास बात है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कि बच्चों के लिए है, तो उन योजनाओं को अलग किया गया और उन योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है। मतलब वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बच्चों से संबंधित जो 80 योजना है, उनके आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है। तो बस आप इतना याद रखिए कि बाल बजट 2024 से 25 में पहली बार जो है प्रस्तुत किया गया। ओके, फिर झारखंड राज्य में परिवर्तन के लिए एक इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसका नाम क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ झारखंड, इसकी स्थापना की जाएगी। ये सब क्या हो गया? 2024 से 25 के बजट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं, उसकी चर्चा हो गई। अब देखते हैं हम लोग 2023 से 24 के लिए। तो 2023 से 24 का जो बजट है, ये खर्च कैसे होगा? ओके, तो ये खर्च कैसे होगा, इसको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, ये आपने देखा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कम से कम वो आप याद कर लें। 2023 से 24 का जो बजट है वो 1,16,418 करोड़ है। एजुकेशन में 12.80%, एग्जैक्ट इतना ही रहेगा, 13% नहीं रहेगा। ओके, ये हो गया। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज जिसमें शामिल है, 12.39% हो जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट में 5.47% हो गया। एग्रीकल्चर में 5.66%। ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 1%, लैंड रिवेन्यू में 7.46%। तो ये डिपार्टमेंट वाइज कितना खर्च हो रहा है, ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहां पर कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस बजट में 2023 से 24, कृषि समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत की जाएगी। कृषि समृद्धि योजना, तो इसमें क्या है कि सौर ऊर्जा से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाया जाए किसानों को, इसकी घोषणा, इसकी चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, इसको माइक्रोलिफ्ट सिंचाई व्यवस्था कहते हैं। ओके, उसके बाद आपको पता होगा कि 2023 को यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। ओके, इसमें जो ज्वार है, रागी, बाजरा, ये सब शामिल होता है। ओके, तो उसी को देखते हुए 2023 से 24 के बजट में ये कहा गया था कि झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा। ओके, इसके अलावा गिरिडीह, जमशेदपुर में जो है नया डायरी प्लांट स्थापित किया जाएगा और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो दूध उत्पादक हैं तो उनको पहले क्या था कि 1 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। शुरुआत में यही था कि 1 रुपए प्रति लीटर की दर से देना है। जब 22 से 23 का बजट आया था तो ये कहा गया कि 1 रुपए नहीं, 2 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देना है 2022 से 23 में। 2023 से 24 में कहा गया कि अब इसको बढ़ाकर 3 रुपए कर देना है। तो शुरुआत हुआ था 1 रुपए से, अब 3 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो दूध उत्पादक हैं। ओके, फिर एक नया सिंचाई मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा, ये ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट में आ जाएगा। ठीक है, किसानों को सिंचाई कूप के लिए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, इसकी शुरुआत जो है की जाएगी। अब इसमें क्या है कि जो भी किसान हैं उनकी व्यक्तिगत जमीन पर इस मिशन के थ्रू सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो सिंचाई कूप के निर्माण में जो खर्च आएगा वो खर्च कहां से दिया जाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट एक तो अपने स्टेट फंड से देगी, दूसरा मनरेगा का जो योजना उससे अमाउंट मिलेगा। तो इन दोनों की सहायता से बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत किसानों के व्यक्तिगत जमीन में सिंचाई कूप का निर्माण होगा। ठीक है, बाकी पंचायत राज वाला ये जो है ये फिक्स रहेगा कि जो वित्त आयोग का अमाउंट है इसका 30% जलापूर्ति पर, 30% स्वच्छता पर और 40% स्थानीय योजनाओं पर खर्च होगा। 3 टियर होते हैं, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, सबसे ज्यादा इसी को मिलेगा 75%।
उसके बाद 15% मिलेगा पंचायत समिति को और 10% मिलेगा जिला परिषद को। ठीक है, ये बस आपका जो अनुदान मिलने वाला अमाउंट है ये चेंज होगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये 1307 करोड़ मिलेगा 2023 से 24 में। इसके बाद महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से संबंधित दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ये है कि एक नई योजना महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की शुरुआत होगी। तो ये जो महिला एवं किशोरी कल्याण योजना है, इसमें दो चीज़ों को जो है टारगेट किया जाएगा। पहला ये कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना है, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। दूसरा ये कि स्वच्छता का प्रसार हो, इसके लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावे प्रेगनेंसी में प्रसव के पहले जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार दिया जाएगा। तो ये इसी में शामिल है, महिला एवं किशोरी कल्याण योजना इसी में शामिल है, इसकी शुरुआत की जाएगी, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, और एक नया स्कीम मिशन कह सकते हैं, आंगनबाड़ी चलो अभियान, इसकी शुरुआत की जाएगी। ये 2023 से 24 के बजट में इसका प्रस्ताव रखा गया था। तो ये अभियान में होगा क्या, आंगनबाड़ी से जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल में वो जो पढ़ेंगे उसी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको देखिए। पहला ये कि नेतरहाट में जो आवासीय विद्यालय है, ये तो टॉप क्लास का स्कूल है पूरे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो इसी के तर्ज पर चाईबासा, दुमका एवं बोकारो में रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की जाएगी, जिस तरह का नेतरहाट है। ओके, इसकी चर्चा की गई है 2023 से 24 के बजट में। फिर क्या है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इसकी शुरुआत की जाएगी। ये 2023 से 24 के बजट में कहा गया था। ओके, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, उच्च शिक्षा के लिए इसको यूज किया जाएगा। इसमें क्या है कि स्कॉलरशिप कह सकते हैं या लोन कह सकते हैं, ये दिया जाता है हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें आप देखते हो कि कोचिंग लेना पड़ता है, काफ़ी खर्चे उसमें होते हैं। तो उन्हीं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाया जाए छात्रों को, इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ये 2023 से 24 की घोषणा थी। फिर जो है बुंडू, बरही, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं खूंटी, यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, इसी बजट के लिए मतलब 2023 से 24 के बजट के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को देखें तो बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात कही गई है। साथ ही साथ पलामू, चाईबासा एवं दुमका, इन तीन क्षेत्रों में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की घोषणा हुई थी। और आपने जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ा है, उसमें एक शासन व्यवस्था आता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था। ओके, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में जो न्यायिक, प्रशासनिक एवं जो वित्तीय अधिकारी हैं, तो जैसे कि मुंडा, मानकी, डकुआ, इन सभी को दो पहिया वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। ओके, नागर विमानन की क्षेत्र में आपको ये याद रखना है कि बोकारो और दुमका से 2023 से 24 ये जो वित्तीय वर्ष है इसमें कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो जाएगा। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुरू किया जा रहा है। ओके, और इसी बजट में 2023 से 24 के बजट में ही एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की जाएगी, इसकी घोषणा हुई थी। ओके, फिर ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रिपल पी मोड में गेतलसूद जो डैम है, तो यहाँ पर पहले से ही स्वीकृति मिली हुई है कि फ्लोटिंग पावर प्लांट की स्थापना होगी। ठीक इसी तरह से चांडिल में भी फ्लोटिंग पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, इसकी घोषणा हुई है 2023 से 24 के बजट में। ओके, 2022 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया था, तो अलग अलग कैटेगरी होते हैं, इसमें से
100 से कम निकाय वाले जो राज्य हैं उस कैटेगरी में झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एक ये हो गया। बुंडू एवं चाईबासा को फीडबैक श्रेणी में जो है अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है। भारत सरकार द्वारा क्लीन के अकॉर्डिंग, स्वच्छता के अनुसार जमशेदपुर को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी एवं मानगो को 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो ये नगर विकास में इस रिपोर्ट की चर्चा हुई थी बजट जब पेश किया जा रहा था, इसलिए यहाँ भी इसको मेंशन कर दिया गया है। तो ये जो आपने देखा ये 2023 से 24 का बजट था। अब देखते हैं हम लोग 22 से 23 का बजट। तो जो 22 से 23 का बजट है इसका अमाउंट कितना है? 1,01,101 करोड़। ओके, अब ये बजट का अमाउंट खर्च कहां होगा इसको पहले आप देख लीजिए। एजुकेशन में 13.54%, रूरल डेवलपमेंट में 12.59%, रोड ट्रांसपोर्ट में 4.14%, एनर्जी 4.80%, पेंशन 7.96%, एग्रीकल्चर 5.92%, वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर 7.87%, पुलिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 8.36%, अर्बन डेवलपमेंट 3.02%, इंटरेस्ट 6.59, रीपेमेंट ऑफ लोन्स 7.18, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर 9.57, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट 1.01%, लैंड रिवेन्यू में 7.45%। ओके, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इसकी ये पता चलेगा आपको जब आप क्वेश्चन देखेंगे। जेपीएससी का क्वेश्चन आया था कि इन द बजट ऑफ 2022 to 23 झारखंड गवर्नमेंट स्पेंट 13.54% ऑन, ठीक है, कितना है? 13.54%। तो यहां पर आप देखिए ये किसमें है? एजुकेशन में है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठा के पूछा है ना। तो ये सब जो मैंने बताया है लास्ट का जो आप देख रहे हैं लगभग 5-10 मिनट से, ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली आता है। ओके, इसमें कुछ भी नहीं समझना है, डायरेक्ट इसको याद करना है। तो ये एजुकेशन में खर्चा होगा। ओके, इसके अलावा जो और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको समझते हैं हम लोग। कृषि के क्षेत्र में एक है एग्री स्मार्ट ग्राम योजना। तो एग्री स्मार्ट ग्राम योजना में क्या है कि इसका जो पहला फेज है, पहले फेज में प्रथम चरण में 100 गांव का चयन किया जाएगा। और ये जो 100 गांव है ये कौन से गांव होंगे? इसकी जो अनुशंसा है, इसका जो चयन है ये स्थानीय विधायक करेंगे। ओके, उनकी अनुशंसा पर 100 गांवों को जो है एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत लाया जाएगा और डेवलपमेंट किया जाएगा ओवरऑल। ठीक है। इसके बाद गोधन न्याय योजना। तो गोधन न्याय योजना जो है इसमें क्या है? गोबर खरीदा जाता है और इस गोबर का इस्तेमाल बायोगैस के निर्माण में किया जाता है। तो इसका प्रस्ताव रखा गया है 2022 से 23 के बजट में। ओके, अब देखते हैं ग्रामीण विकास विभाग में। तो ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देखिए 2 कैटेगरी होते हैं। एक होता है आईएपी जिला, आईएपी एंड नॉन आईएपी होता है, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। इसमें क्या है कि जो पिछड़े जो जिले हैं, बैकवर्ड जिले हैं, ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको शामिल किया जाता है। पूरे इंडिया में 88 आईआईपी डिस्ट्रिक्ट है। ओके, तो जो आईआईपी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपए दिए जाते हैं और जो नॉन आईआईपी जिला है वहां पर 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। ये लाभुक, प्रति लाभुक की बात हो रही है। ओके, अब ये जो दिया जाता है ये घर बनाने के लिए दिया जाता है। तो इतना अमाउंट में लगभग 25 स्क्वायर मीटर में घर बनता है छोटे छोटे कमरों के साथ। ओके, तो झारखंड सरकार को ये महसूस हो रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, इसलिए 2022 के 23 में झारखंड सरकार ने ये घोषणा की है कि अपने स्टेट फंड से, अपने राज्य कोष से ये सभी लाभुकों को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो अमाउंट मिल रहा है तो इसके अलावे 50,000 रुपए झारखंड सरकार देगी। ओके, तो इससे ये होगा कि जो एरिया वो बढ़ पाएगा और सफिशिएंट रूम बन पाएगा। ये 2022 से 23 में घोषणा किया गया। ठीक है। इसके बाद पंचायती राज में सेम वैसा ही है। 15वीं वित्त आयोग से जो अमाउंट मिलेगा उसको 30% जलापूर्ति पर, 30% स्वच्छता पर, 40% स्थानीय योजनाओं पर। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत को मिलेगा 75%,
फिर पंचायत समिति को 15% और 10% जिला परिषद को दिया जाएगा। कितना अमाउंट है? 1293 करोड़, ये इतना मिलने वाला है। ओके, 2000, अभी इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था 2023 से 24 का बजट, उसमें गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की जा रही है, ऐसा था। लेकिन 2022 से 23 में इसका प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव किस बजट में रखा गया था? 2022 से 23 में। ओके, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया। फिर रांची में साइंस सिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया इसी बजट में। ठीक है, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित एक पॉइंट इस बजट में है जो कि आपको याद रखना है, वो ये है कि एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी, दाल वितरण योजना। इसमें क्या है कि प्रति माह 1 किलोग्राम दाल दिया जाएगा, 1 किलो दाल दिया जाएगा 1 रुपए की दर से, मतलब 1 रुपए प्रति किलो की दर से 1 किलो ही दाल दिया जाएगा। ये क्या है? दाल वितरण योजना है। ठीक है, उसके बाद श्रम नियोजन डिपार्टमेंट में जो युवा डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। इसी तरह का भी हम लोगों ने देखा 2023 से 24 का जो बजट था, उसमें मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना था, लगभग एक कैटेगरी का है। ठीक है, फिर 2022 से 23 के बजट में ही जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेसी योजना है, इसमें पहले जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनको ही इसका लाभ मिलता था। लेकिन अब क्या है कि इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के अलावा शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, मतलब कि अल्पसंख्यक और जो पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं उनको भी शामिल किया गया है, जनरल कैटेगरी के छात्र को छोड़कर। ये कब किया गया था? 2022 से 23 के बजट में। ओके, फिर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करने का जो प्रस्ताव है वो इसी बजट में रखा गया था। ठीक है, प्रशिक्षण, ये जो फ्लाइंग कैटेगरी है, वैमानिकी प्रशिक्षण जो है, तो इसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अच्छे से शुरू किया जाए। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट नामक एक नई सोसाइटी का गठन किया जाएगा। ओके, ये नागर विमानन से संबंधित हो गया। ठीक है, और इस क्षेत्र में झारखंड सरकार के जो भी इस क्षेत्र में झारखंड सरकार के लिए निवेश बढ़े, रोजगार बढ़े, इसके द्वारा इस चीज के लिए राजकीय नागर विमानन नीति 2022 का गठन किया जाएगा। ओके, ये आप समझ गए। ये जो नीति है वो किस चीज के लिए है? निवेश बढ़ाने के लिए इस फील्ड में, और इस फील्ड से रोजगार को सृजन करने के लिए है। नए नए रोजगार उत्पन्न होंगे और इसमें निवेश आएगा, इस चीज के लिए इस नीति को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो बिजली मुफ्त देने की योजना है, ठीक है, 2022 से 23 के बजट में ही कहा गया था कि 100 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त दिया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? 2024 से 25 के बजट में कहा गया कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन जून 2024 में इसे 200 यूनिट कर दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है कि आधुनिक सिटी बस सेवा की शुरुआत की जाएगी, कहां? रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में। ये 2022 से 23 के बजट में है। ठीक है, तो ये लगभग कंप्लीट हो गया। बस एक पॉइंट आपको एक और याद रखना है कि 2022 से 23 का जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, इसकी तैयारी हो रही थी, तो नए नए सुझाव चाहे एक्सपर्ट से लेना हो, झारखंड के जो युवा हैं, या फिर अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, अलग अलग फील्ड से जो लोग हैं, उनसे सुझाव लेने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम रखा गया था हमर अपन बजट। ओके, इस पोर्टल की शुरुआत किस बजट में की गई है? 2022 से 23 में। 2023 से 24 का जब बजट आया तो इस पोर्टल का फिर से इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, अमीन कर बजट इसका नाम किया गया है, और 2024 से 25 में इसी नाम के साथ इस पोर्टल का इस्तेमाल किया गया। इसमें होता क्या है कि अलग अलग फील्ड के लोगों से सुझाव लिया जाता है, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के उससे सुझाव लिया जाता है, जो युवा हैं झारखंड के उनसे भी सुझाव लिया जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? झारखंड बजट कंप्लीट है। ओके, अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा झारखंड बजट से, आप आसानी से आंसर करेंगे। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है,
अभी जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा, ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन में भी रहेगा। तो उस पीडीएफ को आप देख लीजिएगा, जो भी याद करने वाली चीजें हैं उन्हीं सब चीजों को वहां पर जो है मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक एमसीक्यू लेक्चर तैयार किया जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। वो जो 5000 प्लस एमसीक्यू है झारखंड जीएस में एप्लीकेशन में, वहां पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स अब आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग अब कंटिन्यू रहेंगे और झारखंड जीएस के बहुत सारे टॉपिक को मैं इस तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।